Hello students, my name is Abhishek Singh Solanki. I am maths faculty from Resonance Adventure. तो आज हम स्टार्ट करेंगे मैंसुरेशन. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर मैंसुरेशन का मीनिंग समझते हैं. तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैंसुरेशन इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज द मेजरमेंट ऑफ ज्योमेट्रिक फिगर. हम यहाँ पर कुछ ज्योमेट्रिक फिगर का मेजरमेंट करेंगे एंड देयर पैरामीटर्स लाइक लेंथ, ब्रेथ, हाइट. ठीक है, शेप, लेंथ, ब्रेथ, हाइट भी कर देते हैं अपन यहाँ पर. शेप्स आ गया इसमें. ठीक है, सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड लेटरल सरफेस एरिया, एब्सेक्ट्रा. ओके, तो हम यहाँ पर इसका मेजरमेंट करना चाहते हैं. ये जो मीनिंग है, मतलब ये जो हम सीखना चाह रहे हैं मैंसुरेशन. मैंसुरेशन का जो एक्चुअल मीनिंग है वो इसी से लेकर के होता है. ठीक है, मैंसुरेशन में हम एरिया निकालना सीखते हैं, वॉल्यूम निकालना सीखते हैं. तो यहाँ पर बात आती है कि हम एरिया और वॉल्यूम किस तरह की शेप्स का निकाल रहे हैं. तो अगर मैं इनके टाइप्स की बात करूँ अब यहाँ पर, ठीक है, तो मुझे यहाँ पर दो तरह की टाइप्स मिलेंगी. एक मिलेगा मुझे 2D टाइप्स, जिसको आप प्लेन फिगर कहते हैं. एक हमारे को मिलेगा यहाँ पर 3D शेप्स. ठीक है, ये जो आपकी 2D शेप्स होती हैं ये होती हैं प्लेन फिगर, लाइक ट्राइंगल. ठीक है, ट्राइंगल आ गया, सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजियम. तो ये हमारे प्लेन फिगर में हम वो वाली शेप्स पहले यहाँ पर लिख दी हैं जो 2D शेप्स कहलाती हैं. ठीक है, प्लेन डायग्राम है. यहाँ पर केवल लेंथ की और ब्रेथ की बात होती है. अब 3D डायग्राम क्या होते हैं, तो देखो 3D के लिए भी अपन यहीं पर लिख लेते हैं. जो 3D आपके डायग्राम्स हैं, जैसे लाइक क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, स्फेयर. ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से मैं यहां पर हेमीस्फेयर ले लूं. बिल्कुल इसी तरीके से हम कॉन. ठीक है, एक एक करके इसको हम समझेंगे इस चैप्टर के अंदर. तो हम सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं अपने 2D डायग्राम से. देखो, ट्राइंगल, जैसा कि आप जानते हैं कि ट्राइंगल क्या होता है. ठीक है, जो 3 साइड्स होती हैं उनसे एक बाउंडेड एरिया जो बना वो ट्राइंगल बना. ठीक, क्लियर. सर्कल क्या है, सर्कल एक 2D शेप है. क्लियर, सर्कल कैसी शेप है, एक 2D शेप है. और कई बच्चों को जैसा एक कन्फ्यूजन होता है कि भाई स्फेयर क्या है, तो स्फेयर है आपकी एक बॉल. जैसे एक फुटबॉल है या एक क्रिकेट की बॉल है, तो वो एक स्फेयर है. ठीक है, सर्कल कैसी शेप है, 2D शेप है. रेक्टेंगल आ गया, स्क्वायर आ गया, पैरेललोग्राम आ गया, रोम्बस आ गया, ट्रेपेजियम आ गया. इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे, इनका एरिया पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड हम यहाँ पर क्वेश्चंस करने वाले हैं. ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से आप देखें जो 3D शेप्स हैं, जैसे आपका क्यूब है, तो आपने कई बार स्कूल्स में इस तरह का देखा होगा कि जो चौक रखने का एक आपका बॉक्स आता है, चौक वाला जो बॉक्स होता है वो क्या होता है, क्यूब जैसी शेप होती है. ठीक है, क्यूब के अंदर क्या होता है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट. तो यहाँ पर जब हम 3D शेप की बात करेंगे तो हम लेंथ, ब्रेथ और हाइट भी आ जाएगा इसके अंदर. ठीक है, इसमें क्या क्या आ जाएगा, हाइट भी हम इंक्लूड कर लेते हैं. तो फिर वो आपकी कैसी शेप बन जाती है, एक 3D शेप बन जाती है. ठीक है, क्लियर हुई इतनी बात. तो ये तो हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर हुआ इस चैप्टर का कि यहाँ पर हम सीखना क्या चाहते हैं. मैंसुरेशन हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं. मैं दोबारा एक बार इसको रीड कर देता हूँ. मैंसुरेशन इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज द मेजरमेंट ऑफ ज्योमेट्रिक फिगर. हम यहाँ पर ज्योमेट्रिक फिगर का मेजरमेंट करेंगे एंड देयर पैरामीटर लाइक लेंथ, ब्रेथ, हाइट, शेप कैसी भी हो सकती है. ठीक है, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एरिया. ये जो मैंने सरफेस एरिया लिखा इसको हम TS है, जिसको हम बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया. ये होता है एक LS है. ठीक है, LSA और TSA में क्या डिफरेंस होता है हम इसको भी देखेंगे. तो हम इसकी यहाँ पर स्टडी करते हैं.
यहाँ पर हम जिन जिन डायग्राम की स्टडी करने वाले हैं वो आपके पास में 2D डायग्राम है और 3D डायग्राम है, ठीक है, क्लियर हुआ। बढ़ते हैं अपने फॉर्मूले की तरफ। सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्वायर, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि देखो स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर एक इस तरह की शेप है जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती है, क्लियर। ऑल साइड्स इक्वल होना मतलब एक स्क्वायर है। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा स्क्वायर बना देता हूँ, यहाँ पर इसकी ऑल साइड्स इक्वल है, एंगल कितना होता है 90 डिग्री। अगर मैं यहाँ पर इसका एरिया की बात करूँ तो जब आप इसका एरिया निकालेंगे तो अगर मेरे पास में ऑल साइड्स इक्वल है तो हम यहाँ पर साइड लेंथ को स्मॉल a से डिनोट कर देते हैं। किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल a से, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक्चुअली करेंगे क्या कि a को a से मल्टीप्लाई करने पर मुझे इसका एरिया मिलेगा, a को a से मल्टीप्लाई करने पर इसका एरिया मिलेगा। ये चूंकि साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है इसलिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइड मल्टीप्लाई साइड कर दूंगा, ठीक है। चूंकि साइड और साइड आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए इसको हम साइड स्क्वायर से भी याद रखते हैं, ठीक है। ये आपके पास में किसका फॉर्मूला बनेगा? एरिया ऑफ स्क्वायर। अब कई बार बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि इसका एरिया हमने डायरेक्टली किस तरीके से लिख दिया। तो जब एरिया हमने इसका कैलकुलेट किया, थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं कि आपके पास में एक इस तरह का कोई शेप है, ठीक है। ये रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, अभी हमारे को इसकी भी जानकारी नहीं है, ठीक है। तो हमने इसको क्या किया, ऐसे कई पोर्शन में डिवाइड कर दिया, ठीक है। ऐसे कई पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड कर दिया। ऐसे मैं इसको कई छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ। सेम डिस्टेंस पर मैं इस लाइन को खींच रहा हूँ, ठीक है। ये जो हम पैरेलल लाइंस ले रहे हैं आपस में, ये सारी की सारी सेम डिस्टेंस पर है। इस वाली लाइन के पैरेलल डिस्टेंस, पैरेलल लाइन से और सेम डिस्टेंस है। बिल्कुल इसी तरीके से ये जो मेरे पास में एक साइड है, ये वाली जो साइड है, इसके ही पैरेलल में इस तरीके से कुछ लाइंस यहाँ पर बना देता हूँ, ठीक है। तो आप देख पाएंगे कि ये एक ऐसी आपको शेप दिखेगी जिसका जब मुझे एरिया निकालना है तो मुझे केवल एक वाले पोर्शन का अगर मैं एरिया काउंट कर लूँ तो मेरे को आइडिया लग जाएगा कि इसका टोटल एरिया कितना है, ठीक है। जब इनिशियली एरिया निकाला गया, ये हम ऐसा मान करके चल रहे हैं कि बिल्कुल सेम डिस्टेंस पर ये मैंने लाइंस बना रखी है। तो ये जो इस तरह के आपको यहाँ पर बॉक्स दिख रहे हैं छोटे छोटे, ठीक है, ये एक छोटा सा स्क्वायर जैसी शेप आपको यहाँ पर दिख रही है। जब हम इसका एरिया निकालेंगे, चूंकि ये एक बहुत सिमेट्रिक शेप है, इसका एरिया इस लेंथ को इस वाली लेंथ से मल्टीप्लाई करने पर मिल जाएगा। ये एक छोटा सा बॉक्स है, इस लेंथ को इस लेंथ से मल्टीप्लाई करने पर मुझे इसका एरिया मिल जाएगा। एक्चुअली एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो बाउंडेड रीजन है वो कितना है, वो एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और जितने भी अभी हम यहाँ पर 2D डायग्राम पढ़ रहे हैं, अभी हम केवल यहाँ पर 2D जिसको हम प्लेन डायग्राम बोलते हैं उसकी स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पर केवल हम एरिया की ही स्टडी कर सकते हैं। चूंकि यहाँ पर हाइट नहीं होती इसलिए यहाँ पर हम वॉल्यूम कैलकुलेट नहीं करेंगे। 2D डायग्राम का कभी भी आपको वॉल्यूम नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो 2D डायग्राम के लिए हमारे पास में देखो क्या क्या पूछा जा सकता है। एक तो हमारे पास में एरिया पूछा जा सकता है, एक आपसे पेरीमीटर पूछा जा सकता है। अब पेरीमीटर का मीनिंग क्या होता है? पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है, याद रखें इस बात को। सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड्स भी लिख सकते हैं। अगर मैं ऑल साइड्स का सम कर दूं, मतलब इसकी लेंथ का सम करना, तो ये भी a है, ये भी a है, ये भी a और ये भी स्मॉल a से रिप्रेजेंट हो रही है। इसका मतलब मुझे यहां पर a को 4 टाइम ऐड करना है, तो मेरे पास में फाइनली यहां पर मिलेगा 4 मल्टीप्लाई a। फाइनली हम इसको 4 मल्टीप्लाई साइड करके लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम p से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये इसका पेरीमीटर को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर हुआ इतना? आगे बढ़ते हैं। यही कंसेप्ट हम रेक्टेंगल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पर अगर मैं इस पूरे डायग्राम का एरिया निकालने की बात कर रहा हूँ तो मुझे केवल इस एक का एरिया निकाल लेना चाहिए, फिर मुझे इसको काउंट कर लेना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15, ये है 15। इधर वाले को भी काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये है 11। तो अगर मैं यहाँ पर इन 15 बॉक्सेस को इस 11 बॉक्सेस से मल्टीप्लाई कर दूंगा
तो मुझे आइडिया लग जाएगा यहाँ पर टोटल कितने बॉक्स हैं। ठीक है, मतलब मैं इसका बाउंडेड रीजन कितना बन रहा है वो आइडिया हम यहाँ पर लगा सकते हैं। तो ये कंसेप्ट है एक एरिया फाइंड आउट करने के लिए। क्लियर हुआ? नेक्स्ट नंबर देखें यहां पर रेक्टेंगल। देखो रेक्टेंगल एक बहुत इस तरह की शेप है कि जैसा अभी हमने स्क्वायर बनाया था, तो रेक्टेंगल के अंदर लेंथ और ब्रेथ चूंकि डिफरेंट डिफरेंट है, तो हम ऐसा कुछ ले लेते हैं। सपोज ये एक लेंथ है और ये इसकी ब्रेथ है। ठीक है, जैसे हमारे रूम का जो फर्श होता है, फ्लोर होता है, ठीक है, उसमें भी पर्टिकुलर एक लेंथ होती है, एक ब्रेथ होती है। अगर मुझे उसका एरिया फाइंड आउट करना है तो मैं उस लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, और प्रैक्टिकली ऐसा करते भी हैं, क्योंकि जब हम किसी भी जो हमारा फ्लोर होता है उस पर अगर हमारे को कुछ फ्लोरिंग करानी है, जैसे कोटा स्टोन लगाना है या कहीं टाइल वगैरह लगानी है, तो पर्टिकुलर वहाँ पर कितनी टाइल्स आ सकती हैं इसका भी हम यहाँ से आइडिया लगा लेते हैं। ठीक है, आइडिया लगाने का तरीका भी यही होता है। तो देखो यहां पर अगर हम बात करते हैं इसका एरिया की, तो सिंपल है, एरिया इसका आपको लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मिलेगा। सेकंड नंबर अगर हम बात करते हैं इसके पैरामीटर की, ठीक है, पेरीमीटर, तो इसका जो पेरीमीटर है वो आपके पास में लेंथ आया, फिर ये ब्रेथ आया, अगेन फिर लेंथ आया, अगेन फिर ब्रेथ आया। ठीक है, इसका मतलब मैं यहां पर लेंथ, ब्रेथ, अगेन लेंथ, अगेन ब्रेथ। ठीक है, इसको हम यहां पर ऐड कर रहे हैं। एल भी यहां पर आपको 2 टाइम्स दिख रहा है, बी भी आपको यहां पर 2 टाइम्स दिख रहा है। इसका मतलब 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी इसको लिखा जा सकता है। ये इसका पेरीमीटर होगा। क्लियर? नेक्स्ट नंबर देखें यहां पर ट्राइंगल। देखिए ट्राइंगल का एरिया, तो सबसे फर्स्ट नंबर आता है यहां पर एरिया। अगर मैं देखो ट्राइंगल एरिया की बात करता हूं, ठीक है ना, तो भी हम यहीं से समझ सकते हैं या फिर स्क्वायर से समझाता हूं आपको कि अगर आपके पास में एक स्क्वायर है, ये ए है, ये लेंथ ए है, स्मॉल ए से में हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी स्मॉल ए है। ठीक है, अब हम देखो यहां पर अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि इस में एक डायगोनल बना दें, तो बना दिया हमने। डायगोनल बनाने पर स्क्वायर में आपको 2 ट्राइंगल दिख रहे होंगे अब। ठीक है, एक ही स्क्वायर में हमारे को यहां पर 2 ट्राइंगल दिख रहे हैं। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि इस स्क्वायर का एरिया a मल्टीप्लाई ए है, ठीक है, तो ये वाला जो एक शेडेड रीजन हम यहां पर बना रहे हैं जिसमें आपको केवल ट्राइंगल दिख रहा है, ठीक है, इस शेडेड रीजन का अगर मुझे एरिया निकालना है तो इस टोटल का हाफ क्या लाएगा, इसका मतलब 1/2 मल्टीप्लाई ए कहलाएगा। तो इसी बेस पर हमने ट्राइंगल का एरिया लिखना सीखा। ठीक है, इसका एरिया हम इस तरीके से लिखते हैं 1/2। एक साइड को हम बोलते हैं बेस और दूसरी साइड को हम बोलते हैं इसकी हाइट। ठीक है, एक साइड को हम इसकी बोलते हैं बेस और दूसरी वाली जो साइड होती है वो कहलाती है हाइट। हाइट इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास में जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल, ये हाइट कहने का मतलब यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि ये कोई 3D शेप है। ठीक है, ये कोई 3D शेप नहीं है, ये एक सिंपल सी शेप है। जैसा कि आप जानते हैं ट्राइंगल किस तरीके के हो सकते हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल हो सकता है, स्केलन ट्राइंगल हो सकता है। ठीक है, तो ये इसकी हाइट का मेजरमेंट करेगा। आइसोस्केलस ट्राइंगल हो सकता है, उसकी भी हम हाइट का मेजरमेंट कर सकते हैं। क्लियर? लेकिन हमारे पास में एक बेसिक फॉर्मूला है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। क्लियर? अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि यहां पर स्मॉल ए, बी और सी इसकी साइड लेंथ है, तो जब हम इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे, सेकंड फॉर्मूला, जब हम ट्राइंगल का पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे तो सम ऑफ ऑल साइड्स कर देंगे। सम ऑफ ऑल साइड्स का मीनिंग ए प्लस बी प्लस सी। और ये कहलाएगा आपका 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। क्लियर हुआ इतना? आगे बढ़ते हैं।
देखो ये बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर है जो हम पढ़ते आते हैं प्रीवियस क्लास में, 7th तक आप पढ़ लेते हैं इस पूरे कंसेप्ट को। और 4th नंबर देखें आप, पैरेललोग्राम। नंबर 1, अगर मैं इसके एरिया की बात करूं तो इसका एरिया आप पहले पैरेललोग्राम बना भी लेते हैं एक छोटा सा। देखो इसके अगर अपन एरिया की बात करें, सपोज ये एक पैरेललोग्राम है ABCD, ठीक है, तो यहां से इसकी हाइट का मेजरमेंट होता है, ठीक है। अगर मैं यहां पर बेस AB लेकर के चल रहा हूं तो इसकी हाइट का मेजरमेंट मैं AB से ही करूंगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? तो ये जो AB है आपका, ये तो कहलाता है बेस, और ये इसकी कहलाती है हाइट। मतलब बेस को हाइट से मल्टीप्लाई करने पर मुझे पैरेललोग्राम का एरिया मिल जाएगा। अब ऐसा इसको लिखते क्यों है, तो इसके बारे में भी एक छोटा सा कंसेप्ट सीखने की कोशिश करें। देखो अगर मैं आपको ऐसी एक शेप दे रहा हूं, ठीक है, और ऐसा कुछ डोटेट करके हमने एक रेक्टेंगल जैसी शेप यहां पर बना चुके हैं, ठीक है। तो देखो अगर हम ये पूरा बोलते हैं कि ये ABCD है, ठीक है, ये ABEF है, तो मैं अगर यहां पर ABEF का एरिया फाइंड आउट करूंगा, अब ऐसा मैं क्यों कर सकता हूं, ABEF चूंकि मेरे पास में एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल के बारे में हम जानते हैं कि अगर मैं AB वाली साइड को A से लेकर के F वाली साइड से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे इसका एरिया मिल जाता है, ठीक है। मतलब अगर मैं यहां पर AB को, जिसको हम बेस कह रहे हैं, AF से मल्टीप्लाई कर दें, अब AF चूंकि इसकी लेंथ को इसकी हाइट को रिप्रेजेंट करेगा, इसकी हाइट के इक्वलेंट होगा, इसकी जो भी यहां पर हाइट होगी उसके इक्वलेंट होगा AF, ये होगा बेस के इक्वलेंट जिसको हम AB बोल रहे हैं, और ये होगा इसकी हाइट के इक्वलेंट, ठीक है। पैरेललोग्राम बना कब, कि मेरे पास में एक रेक्टेंगल था, आप ऐसा भी समझ सकते हैं इस बात को, इस साइड को हमने कुछ स्लोप दिया, इस तरीके से झुका दिया, इसको भी उतना ही झुकाया जितना इसको झुकाया, ठीक है। तो हमने इसको भी इतना ही झुकाया, इसको भी हमने इतना ही झुकाया, इस तरीके से झुका दिया, ठीक है। हमने यहाँ पर एरिया में कोई चेंजेस नहीं किए, हमने केवल इस शेप में चेंजेस किया। इसका मतलब इस पैरेललोग्राम, बनने वाले पैरेललोग्राम का जो एरिया है और बनना इस जो पहले आपके सामने यहाँ पर रेक्टेंगल बना हुआ था, इन दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो मैंने देखो यहाँ पर रेक्टेंगल का एरिया निकाल लिया, वो एरिया मेरे पास में जो भी आएगा ये इसकी हाइट कहलाएगी, ये एरिया जो भी आएगा ये एरिया किसके इक्वलेंट होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के इक्वलेंट होगा, जो कितना हमारे को याद रखना है, बेस मल्टीप्लाई हाइट याद रखना है, ठीक है। इसकी भी अगर मैं पैरामीटर की बात करूं तो मेरे पास में जो भी यहां पर एक लेंथ है, एक ये लेंथ है, एक ये लेंथ है, एक ये लेंथ है, हम इन सबको ऐड कर देंगे, ठीक, क्लियर। नेक्स्ट नंबर देखें यहां पर रोम्बस। देखो रोम्बस क्या होता है, जैसे मैं अभी सिखा रहा था आपको कि पैरेललोग्राम किस तरीके से बनाया मैंने, कि एक रेक्टेंगल था, उसकी जो ब्रेथ थी, ठीक है, उसको हमने कुछ स्लॉप दे दिया। बिल्कुल इसी तरीके से अब अगर मैं आपको बोलूं कि एक स्क्वायर है आपके पास में, उसमें आप स्लॉप दे दें तो आपको एक ऐसी शेप मिलेगी जिसकी लेंथ और ब्रेथ, चूंकि स्क्वायर है तो लेंथ और ब्रेथ जिसको आप बोलते हैं वो तो इक्वल है, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइड बोलते हैं स्क्वायर के रेस्पेक्ट में। रोम्बस एक किस तरह की शेप है जिसकी ऑल साइड्स इक्वल है, बट ये एंगल 90 डिग्री के नहीं है, ठीक है, ये वाले एंगल 90 डिग्री के इसके नहीं होते हैं। इसके एंगल 90 डिग्री के नहीं होते हैं। अब इसी कंसेप्ट को थोड़ा सा और एक्सटेंड करके अपन सीखने की कोशिश करते हैं।
सपोज आपके पास में PQRS एक रोम्बस है, तो ये जो आपकी साइड्स हैं ये तो क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। ये वाली जो साइड्स हैं ये क्या होंगी, आपस में इक्वल है। क्लियर? ये वाली जो आपकी साइड्स हैं अगर आपस में इक्वल है तो ये एक रोम्बस है। ये वाले जो एंगल्स हैं ये 90 डिग्री के नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पर एक कंसेप्ट छोटा सा जो इंपॉर्टेंस रखता है कि जो इसके डायगोनल होते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। इसके डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं बट 90 डिग्री पर नहीं करते। याद रख लें केवल इस बात को। इसके डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट तो करेंगे, ठीक है, लेकिन 90 डिग्री पर नहीं करेंगे। मतलब बाइसेक्ट करेंगे लेकिन 90 डिग्री पर नहीं करेंगे। यहां पर इंपॉर्टेंस ये है कि यहां पर 90 डिग्री पर बाइसेक्शन होता है। बिल्कुल ऐसा का ऐसा सेम केस बनता है हमारा स्क्वायर के लिए, लेकिन स्क्वायर में रेक्टेंगल की लेंथ इक्वल होती है, यहां पर लेंथ डिफरेंट होती है, ठीक है। यहां पर हमारी लेंथ की, इसकी लेंथ क्या होती है, डिफरेंट होती है। अलग अलग इसके डायगोनल आपको आते हुए दिखेंगे। तो देखते हैं इसका एरिया। अब देखो अगर मैं इसके एरिया की बात करूं तो इसका एरिया ही बिल्कुल वैसे ही हम लिख सकते हैं जैसा मैं यहां पर लिख सकता हूं कि आप बेस मल्टीप्लाई हाइट करके लिख दें, ठीक है। आप बेस को हाइट से मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन आपको क्वेश्चन में इसकी हाइट गिवन नहीं होती। यहां पर आपको इस वाले क्वेश्चन में इसकी हाइट गिवन मिल जाएगी, लेकिन रोम्बस में प्रैक्टिकली प्रॉब्लम कहां पर आती है कि आपको हाइट गिवन क्वेश्चन में नहीं होती, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन है आपके पास में जिसमें आपको पता है कि इसकी हाइट कितनी है, हाइट का मेजरमेंट ये वाला है, ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करें और इसका एरिया आपको मिलेगा। लेकिन एरिया के लिए हम यहां पर एक और जो फॉर्मूला हमारे काम में आता है उसको लिख रहा हूं। अगर आपके पास में ये वाला फर्स्ट जो डायगोनल है इसको मैं D1 नाम दे दूं, एक को हमने D1 बोल दिया, एक को हम D2 नाम देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास में होता है 1/2 D1 मल्टीप्लाई D2, मतलब 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। अब ये फॉर्मूला किस तरीके से आया तो इस पर भी थोड़ी छोटी सी एक बात करते हैं कि आपके सामने ये एक शेप है और ये अभी जैसा मैंने आपको कहा कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल आपको मिलेगा, तो आपको ये वाला जो नीचे वाला मैंने एक ट्रायंगल बना रहा हूँ, ठीक है, जिसमें हम मार्कर चला रहे हैं, ये आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखेगा। तो आप इसका एरिया अलग निकाल सकते हैं, इसका सबका एरिया हम अलग अलग निकाल सकते हैं। फाइनली फिर हम इन सबको ऐड करके इस पूरे डायग्राम का एरिया बता सकते हैं, ठीक है। तो उससे आपको ये वाला फॉर्मूला आते हुए दिख जाएगा। 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट का काम कर रहा है ये, ठीक है। लेकिन इसको हम ऐसे नहीं पढ़ रहे, हम केवल एक ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। आप यहाँ पर हर ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ पर 4 राइट एंगल ट्रायंगल मिलेंगे, 4 राइट एंगल ट्रायंगल्स आपको यहाँ पर दिखना चाहिए, क्योंकि इसका डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। क्लियर हुआ इतना? अब आते हैं अपने अपने क्वेश्चन पर। देखो बिल्कुल जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमारे साथ सीधे सीधे एरिया वगैरह पूछ लिया जाता है। अच्छा, इसमें एक छोटा सा अपन ने पॉइंट छोड़ दिया जो हमने लिखा भी था इनिशियली, सर्कल, ठीक है, इसको भी देख लें। देखो सर्कल एक किस तरह की शेप है, एक 2D शेप है। सर्कल में और क्रिकेट की या फुटबॉल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि फुटबॉल तो क्या है, एक 3D शेप है, जबकि सर्कल एक किस तरह की शेप है, जैसे बैंगल, आपकी जो चूड़ी होती है, ठीक है, उसकी तरह एक शेप है। बस इसको हम बोलते हैं कि बस ये गोलाकार है, ठीक है, गोल है। सर्कल के अंदर एक सेंटर होता है, इसकी पर्टिकुलर एक रेडियस होती है। अगर मैं इसका एरिया की बात करूं तो यहां पर आपने एरिया इसका याद रख रखा है πr², ठीक है, इसका एरिया होता है। और अब अगर मैं इसके पेरीमीटर की बात करूं तो इसका पेरीमीटर हम चूंकि यहां पर सर्कमफेरेंस करके लिखते हैं,
ठीक है, और वो आपके पास में आती है 2 पाई r। अब कई बच्चों के दिमाग में एक क्रॉस क्वेश्चन जो चलता रहता है 8th क्लास तक कि ये पाई एक्चुअली है क्या, कहाँ से आया ये, ठीक है। तो थोड़ी सी देर के लिए एक बात ध्यान से सुने। देखो ये जो आपका पाई है, ठीक है, अगर आप अलग अलग रेडियस के कुछ सर्कल्स बनाते हैं, अलग अलग रेडियस के हमने कुछ सर्कल्स बना दिए, ठीक है, बना सकते हैं। एक बड़ा सर्कल ले लिया, छोटा ले लिया, बहुत ज़्यादा छोटा ले लिया, ठीक है। इसके कंपेयर में ये छोटा है, ये और छोटा है, ये और छोटा है, ये वाला सबसे बड़ा है, ठीक है। तो हमने जब अलग अलग रेडियस के यहाँ पर सर्कल्स लिए, उस सर्कल की रेडियस जो सरकमफेरेंस होगी, जिसको मैं कैपिटल C से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उसको अगर आप डायमीटर से डिवाइड करेंगे तो आपको एक कांस्टेंट क्वांटिटी मिलेगी बार बार, ठीक है। क्या बोला मैंने? सरकमफेरेंस को डायमीटर से डिवाइड करने पर आपको एक कांस्टेंट क्वांटिटी मिलेगी, बार बार मिलेगी, अलग अलग सर्कल के लिए मिलेगी। लेकिन एक कांस्टेंट क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि वो जो नंबर आएगा कैलकुलेट होने के बाद में वो सेम आएगा, ठीक है। वो नंबर सेम आया, ये एक प्रैक्टिकल भी है कि वो नंबर जब सेम आया तो उस नंबर को हमने एक नाम दिया, जिसको हमने क्या नाम दे रखा है? पाई। क्या नाम दे रखा है? पाई, ठीक है। और इसकी जो आपने वैल्यू याद रख रखी है 3.14, ठीक है। इसकी हमने वैल्यू एक और याद रख रखी है, अप्रॉक्स वैल्यू है इसकी 22/7, जो आपको कई क्वेश्चंस में ऐसे लिखा हुआ भी मिलेगा कि आप पाई इक्वल 22/7 का यूज़ करें। कई जगह पर आपको 3.14 लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन ये इनकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है। याद रखें इस बात को। पाई एक इरेशनल नंबर है, 3.14159 तक आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है, 3.14159। लेकिन इसकी वैल्यू ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है, ये चलता ही रहेगा अभी नंबर, ठीक है। डेसिमल के बाद में इसमें डिजिट ख़त्म नहीं हो रहे हैं, रिपीट भी नहीं हो रहे हैं, इसीलिए ये एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। पाई कैसा नंबर है? एक इरेशनल नंबर है। क्लियर? तो ये हुई इसके सरकमफेरेंस और एरिया की बात। और पाई वाला जो कंसेप्ट है ये तो आपका एडिशनली है, इस चैप्टर में नहीं है, लेकिन चूंकि ये पाई इसमें आता है इसलिए अपन ने थोड़ा सा इसको भी डिस्कस किया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस पर। एरिया ऑफ फील्ड, (3,456 मीटर स्क्वायर। फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक है। मैंने L और B से इसको रिप्रेजेंट कर दिया केवल। देखो एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो जैसे कि आपने छोटी क्लासेस में लेंथ और ब्रेथ से रिलेटेड क्वेश्चंस किए हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर, इन सबसे रिलेटेड हमने वहाँ पर क्वेश्चंस किस तरह के किए हैं कि आपको लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है, आपको सीधे उसका एरिया पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रक्चर क्वेश्चन में चेंज हो गया। क्या हुआ कि लेंथ एंड ब्रेथ आर इन रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन रेशो। तो यहाँ पर हमारे को रेशो की फॉर्मेट में कुछ ना कुछ गिवन है। अब हमारे को यहाँ पर एक छोटा सा कंसेप्ट याद रखना होता है कि अगर कुछ आपको रेशो के अंदर गिवन है, ठीक है, इस रेशो को अगर मैं पर्टिकुलर किसी नंबर से, अब पर्टिकुलर कोई नंबर तो मुझे वो नंबर पता नहीं है, मतलब मैं एक पर्टिकुलर कांस्टेंट से अगर इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो ये एक लेंथ और ब्रेथ को रिप्रेजेंट करने लग जाएंगे दोनों, ठीक है। ये दोनों के दोनों लेंथ और ब्रेथ को रिप्रेजेंट करने लग जाएंगे, क्योंकि ये लेंथ और ब्रेथ का ही तो रेशो है। तो वैसे ही हम यहां पर काम करते हैं। देखो यहां पर हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन, सिंपल क्वेश्चन है। आपको यहां पर रेशो की फॉर्मेट में गिवन है लेंथ एंड ब्रेथ। तो देखो सबसे पहला काम कि जो भी रेशो गिवन होता है वो लिखें, उसके बाद में लेट लेंथ एंड ब्रेथ लेंथ आपका 3x बन जाएगा और ये आपका 2x बन जाएगा, ठीक है। दोनों मीटर में है इसलिए आप यहां पर मीटर का यूज कर सकते हैं। ये 2x मीटर है, ये 3x मीटर है। क्लियर? अगली स्टेप देखो, आपको एरिया लिखते आता है पहले से, रेक्टेंगल का एरिया पहले से आता है हमारे को। एरिया कितना होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो हम यहां पर इस तरीके से लिख सकते हैं कि मैं अगर लेंथ को
ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मुझे इसका एरिया मिलना चाहिए। ठीक है, तो देखो आप यहां पर लेंथ को आप ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब आप 3x को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं 2x से। तो इसका एरिया मुझे यहां पर गिवन है 3456 मीटर स्क्वायर। ठीक है, याद रखें इस बात को, हमेशा एरिया मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर में ही लिखा जाता है, जबकि लेंथ ब्रेथ या सरकमफेरेंस या पेरीमीटर हम मीटर में सेंटीमीटर में ही कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, उस पर हम कभी भी स्क्वायर नहीं लगाते हैं। यहाँ पर एक बार चेक करते हैं कितना बनता है। यह आपके पास बनेगा 6x स्क्वायर, यह आपके पास बनेगा 3456। ठीक है, तो इसको अपन एक बार डिवाइड करते हैं, 576 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपके पास में इस तरीके से लिख लेते हैं, ये 6 इससे डिवाइड हुआ, ये इसको देगा 576। ठीक है, पूरे टाइम डिवाइड हो गया ये। एक्स स्क्वायर की वैल्यू चूंकि ऐसा है, तो अब आप स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में आपने ऐसा पढ़ भी रखा है कि एक्स स्क्वायर अगर इतना है तो फिर मैं इसकी वैल्यू बता सकता हूँ कितनी है। ठीक है, आप देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल, ये किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर बन जाए। ठीक है, ये किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर बन जाए तो ये किसका स्क्वायर बनेगा अपने पास में, 24 का स्क्वायर बन जाएगा। इसका मतलब आपके पास में x की वैल्यू कितनी आती है, 24। अब चूंकि आपके पास में देखो लेंथ यहां पर कितनी है 3x, ब्रेथ यहां पर कितनी है 2x, तो यहां पर आपके पास में जो लेंथ बनेगी वो बनेगी 3x, मतलब 3 मल्टीप्लाई 24, और जो आपकी ब्रेथ बनेगी वो बनेगी 2x, मतलब 2 मल्टीप्लाई 24। ठीक है, क्लियर हुआ? आपके पास में एक आंसर आएगा 72, एक आंसर आएगा 48। यह आ जाएगा आपके पास में 72 मीटर, यह आ जाएगा हमारे पास में 48 मीटर। यहां पर इस क्वेश्चन में हमारे से इसकी लेंथ और ब्रेथ को ही पूछा गया है। ठीक है, क्लियर हुआ? देखो मेंसुरेशन एक बहुत प्रैक्टिकल पार्ट होता है मैथमेटिक्स का, और इसका यूज़ हम जैसे कंस्ट्रक्शन कहीं पर हो रहा है या हमारे घर में भी कहीं पर कुछ पेंट वगैरह कराना है, कुछ भी इस तरह का, तो वहाँ पर हमारे को कभी एरिया निकालने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, प्रैक्टिकली आवश्यकताएं हैं ये, तो वहाँ पर हम इन सभी का यूज़ कर सकते हैं आराम से। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखो एक क्वेश्चन अपन लेते हैं पैरेललोग्राम से रिलेटेड। ठीक है, इसमें ही बच्चों को कई जगह प्रॉब्लम होती है। ABCD से पैरेललोग्राम, CM इज परपेंडिकुलर टू AB, बिल्कुल इसी तरीके से BL परपेंडिकुलर टू AD। ठीक है, और आगे इसमें आपको गिवन है इफ AB 16 सेंटीमीटर, AD 12 सेंटीमीटर एंड CM 10 सेंटीमीटर, और फिर आपको पूछा जाता है फाइंड BL। साथ में इसके डायग्राम भी गिवन होता है क्वेश्चन में। अगर डायग्राम गिवन नहीं भी है तो भी हम बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कभी कोई डायग्राम गिवन नहीं है तो भी आप इसको बना सकते थे आराम से। ABCD, क्योंकि आपको यहां पर देखो क्वेश्चन में सबसे पहले ही चीज क्या गिवन है,
क्वेश्चन के अंदर सबसे पहला काम ही ये गिवन है कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, तो आपने एबीसीडी एक पैरेललोग्राम बना लिया है यहाँ पर, ठीक है। अब आपको यहाँ पर बोला जाता है कि सी से लेकर के एम तक, तो सी से लेकर के एम तक ए बी के पैरेलल है, ए बी के सॉरी परपेंडिकुलर है। इस डायग्राम को अपन ऐसा कर देते हैं थोड़ा सा, ये ए लेते हैं, ये बी लेते हैं, ये सी लेते हैं, ये डी लेते हैं, ठीक है। और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ए बी पर, क्लियर। बिल्कुल इसी तरीके से बी एल ए डी पर, अब ए डी ये वाली साइड है और बी एल, तो बी एल, एक मिनट इसमें अपन इसके परपेंडिकुलर अपन वैसे इस साइड बता सकते हैं, इस लाइन को बी एल इस तरीके से बता सकते हैं, ठीक है। और सी एम वाला पॉइंट हम यहाँ पर बता सकते हैं। तो डायग्राम इस तरह का इसका बनाया जा सकता है। पहले वाला डायग्राम भी अगर बनाता मैं तो भी काम हो जाता, उसको भी सीखने की कोशिश करो। देखो मैंने पैरेललोग्राम बना दिया, सबसे पहला काम, ठीक है। मुझे यहाँ पर ए बी और सी डी लेना है। अब अगर आपसे कोई ये कहता है कि सी एम, ठीक है, ए बी के परपेंडिकुलर है और सी इस साइड आपका आ रहा है, तो आप यहां से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा तो कर सकते हैं। तो इस वाली साइड को आगे बढ़ा दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सी से लेकर के एम तक आप इस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं इसको, ये वाला एम पॉइंट बता दें। और बी से इस पर परपेंडिकुलर लेने का मतलब तो ये ले लिया हमने, बी से एल परपेंडिकुलर, ठीक है। अब परपेंडिकुलर जब लिया जाता है तो एक चीज और छोटा सा कंसेप्ट यहां पर सीखें कि जब पैरेललोग्राम की हम बात करते हैं, अगर मैं ए बी को यहां पर बेस एज्यूम कर रहा हूं, अगर हम यहां पर ए बी को बेस लेकर के चल रहे हैं, तो मेरे पास में सी एम इसकी हाइट कहलाएगी, ठीक है ना। तो उसी कंसेप्ट का बस हम यहां पर यूज करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम यहां पर ए डी को बेस लेकर के चल रहे हैं, तो आपका बी से लेकर के एल तक हाइट कहलाएगी, ठीक है। मतलब ये अगर बेस है तो ये हाइट है, तो इससे भी मुझे एरिया मिलेगा। बिल्कुल उसी तरीके से अगर सी एम हाइट है तो आपका ए बी बेस है, इससे भी मुझे एरिया ही मिलेगा। तो सबसे पहला काम तो मैं यहां पर इस तरीके से लिखूंगा कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना होगा आपका, बेस मल्टीप्लाई हाइट होगी, ठीक है। आप लोग इसमें से कोई सा भी एक डायग्राम बना सकते हैं। मैंने दोनों टाइप का डायग्राम यहां पर बना दिया, क्योंकि कई बार ये कंफ्यूजन हो जाता है कि मैं ऐसा डायग्राम बनाऊं या ऐसा बनाऊं। कई बार क्वेश्चन के अंदर गिवन भी होता, तो बेस मल्टीप्लाई हाइट का हम यहां पर यूज करेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से जब मैं यहां पर दोबारा से इसका एरिया लिखूंगा, तो देखो एरिया मैं किस तरीके से लिख पा रहा हूं कि अगर मैंने ए बी को बेस लिया तो मुझे सी एम को हाइट लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर हम ए डी को बेस एज्यूम कर रहे हैं, ए डी अगर हमारा बेस है, तो आपका बी एल हाइट कहलाएगी। तो बस जो भी हमारे को यहां पर इंफॉर्मेशन गिवन है, जो भी डाटा हमारे को गिवन है, उस डाटा को हम यहां पर पुट करते हैं। ए बी गिवन है हमारे को 16, सी एम हमारे को गिवन है 10, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से ए डी हमारे को यहां पर गिवन है 12 और बी एल हमारे से पूछा गया है, ठीक है। ये भी एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो बी एल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 12 से इसको डिवाइड कर देंगे। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं यहां पर बी एल आपको कुछ ऐसा मिलेगा 16 मल्टीप्लाई 10/12, ठीक है। ऐसा ही कुछ मिलेगा, यह आपको मिल जाएगा 13.3। कैलकुलेट करके देख लें, 33 मिलेगा। ओके, तो ये है हमारे कुछ क्वेश्चंस आज के। ये आज हमने इसका कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन देखा अभी, ठीक है।
और ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, बस इसको इसी तरीके से हम सीखेंगे आगे। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।